हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 37 कर रहे हैं। यह 4 अक्टूबर के लिए आई है। इसमें हम चैप्टर 8 गति पढ़ रहे हैं। आज हमें गति के समीकरण पढ़ने हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में उसके वेग, गति के दौरान त्वरण और उसके द्वारा तय की गई दूरी के बीच संबंधों को गति के समीकरणों के नाम से जाना जाता है। गति के 3 समीकरण हैं। गति का पहला समीकरण वेग और समय में संबंध बताता है और इसका फॉर्मूला है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। गति का दूसरा समीकरण है समय और स्थिति में संबंध बनाता है। इसका फॉर्मूला है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गति का तीसरा समीकरण वेग एवं स्थिति में संबंध बताता है। इसे हम 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से लिखते हैं। इनका उपयोग कर हम दैनिक जीवन में गति में वेग, समय, दूरी, त्वरण इत्यादि से संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। हमने इससे पहली वर्कशीट में ग्राफ बनाने सीखे थे, जिसमें कोई वस्तु यदि वह चल रही है तो और एक सीधी रेखा में चल रही है और लगातार उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो हमने इसके लिए वेग और समय का ग्राफ बनाया था। हम इसी प्रकार की वस्तु के लिए संबंध स्थापित कर सकते हैं इसके प्रारंभिक वेग में, अंतिम वेग में, त्वरण, समय और दूरी में। जब इन सभी में संबंध स्थापित किया जाता है तो उसके लिए 3 फॉर्मूले हमारे पास आते हैं। u वस्तु का प्रारंभिक वेग होता है, v वस्तु का अंतिम वेग, a एक समान त्वरण, s तय की गई दूरी और t समय को दर्शाता है। पहला समीकरण और दूसरा समीकरण निकालना सीखेंगे। ग्राफीय विधि द्वारा वेग एवं समय के बीच संबंध स्थापित कर गति का पहला समीकरण प्राप्त करना या व्युत्पन्न करना। एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लीजिए। इसमें u बराबर 0 नहीं है। इसका मतलब है कि जब हम इस प्रकार का ग्राफ लेते हैं तो इसमें वस्तु शुरुआत में 0 पर होती है, इसकी चाल 0 होती है, लेकिन यहाँ पर हमने यह माना है कि यह वस्तु 0 पर नहीं है, मतलब एक चलती हुई वस्तु है और चलती हुई वस्तु फिक्स स्पीड के बाद में त्वरण कर रही है। तो हम इसे इस प्रकार के ग्राफ से दिखाएंगे। यहाँ पर यह वस्तु की प्रारंभिक चाल को प्रदर्शित करती है। मान लीजिए 40 मीटर प्रति सेकंड है। इसके बाद धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ रही है, तो इसका मतलब है त्वरण दिखा रही है, तो हम इसके स्लोप को इसका त्वरण मान सकते हैं। नीचे हमने समय लिया है, तो इस प्रकार हमने त्वरण के लिए ग्राफ बनाया है जिसमें वस्तु का प्रारंभिक गति 0 नहीं है। जब जिस बिंदु पर इसने अपनी स्पीड बढ़ाई है वहां से हम एक समानांतर रेखा खींच देंगे जो t के समानांतर होगी और ऊपर से हम एक लंब खींच देंगे। इस तरह से हमारा यह ग्राफ बन जाएगा और वस्तु का प्रारंभिक वेग u t समय में बढ़कर v हो जाता है। अंतिम वेग u नहीं रहा, अब यह v हो गया, इसीलिए bc को हम v मानेंगे और क्योंकि शुरुआत में इसका वेग कम था उसको हमने u माना है, इसीलिए हमारा AO u के बराबर है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। बिंदु B से अक्ष समय पर BC और Y अक्ष पर BE लंब खींचे और यहाँ पर ये बताया गया है कि एक लंब इस प्रकार खींचा है और एक लंब इस प्रकार से। OC के समानांतर AD रेखा खींचे और यहाँ पर OC दी गई है, ये समानांतर रेखा AD खींच दी गई है। यहाँ प्रारंभिक वेग OA है, जैसे कि यहाँ पर बनाया गया है। अंतिम वेग BC है, यहाँ से यहाँ तक, और समय अंतराल OC है। जब हमने समय को नोट किया वो समय इतना लिया गया है और वेग में परिवर्तन BD के बराबर है। जब इसके वेग में बदलाव आया तो वह राशि BD द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अंतिम वेग BC है और अब उसका अंतिम वेग B और C के बराबर हो चुका है। मान लीजिए पहले उसका 40 वेग था, अब उसका 90 हो गया है। यह कोई भी अंक हो सकता है, यह उदाहरण के लिए लिया है।
हमें बी डी निकालना है। अगर हम इस पूरी रेखा को v मानते हैं और इसमें से इस हिस्से को u मानते हैं तो हम यहाँ पर भी से u मानेंगे, तो बाकी बचा हुआ हिस्सा हमें कैसे मिलेगा? v में से अगर हम u माइनस कर देते हैं, यानी इस बड़ी रेखा में से इस छोटी रेखा को हटा देते हैं, तो हमारे पास बी डी का मान आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर दे सकते हैं बी डी इक्वल्स टू बी सी माइनस ओ सी। बी डी निकालने के लिए हमने बड़ी रेखा में से इस छोटी रेखा को हटा दिया, तो हमारे पास जो अंतर बचा वह बी डी के बराबर हुआ। और इसमें अब हमने बी सी की वैल्यू रख दी, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर बताया था कि बी सी v के बराबर है और ओ ए यू के बराबर है, और समय अंतराल ओ सी है जिसे हमने t से प्रदर्शित किया है। सभी वैल्यू को यहाँ पर रखने के बाद हमें बी डी की वैल्यू मिल गई v माइनस यू। अब हम त्वरण का फॉर्मूला जानते हैं, वेग में परिवर्तन डिवाइड में लिया गया समय। यहाँ पर वेग में परिवर्तन हुआ है बी डी पर और समय है हमारा ए डी। इनकी वैल्यू रखने के बाद हमें मिला, त्वरण को हम a से प्रदर्शित करते हैं और समय की जगह हमने t लिखा, तो हमारे पास में आ गया t को इधर ले जाने के बाद बी डी इक्वल्स टू ए टी, और बी डी की वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले बताई थी v माइनस यू, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया और हमें फॉर्मूला मिल गया v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। यू को इस तरफ से दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वह प्लस हो जाएगा और हमारा पहला समीकरण आ जाएगा। ग्राफीय विधि द्वारा समय एवं स्थिति के बीच संबंध स्थापित कर गति का दूसरा समीकरण व्युत्पन्न करना। अब हम दूसरा समीकरण निकालना सीखेंगे। एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लीजिए। फिर से हमें यही ग्राफ लेना है। इसमें u बराबर 0 नहीं है, वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, t समय में बढ़कर यह वेग v हो जाता है, क्योंकि जो वस्तु चल रही है वह अपना वेग बढ़ा भी सकती है, और हमने ये माना कि उसने वेग बढ़ाने में t समय लिया तथा वस्तु का वेग एक समान दर से परिवर्तित हो रहा है, वह एक समान त्वरण कर रही है। बिंदु B से अक्ष पर लंब खींचे, जैसे कि अभी हमने इस वाले समीकरण में भी किया था। ये हमने अक्ष पर एक लंब खींच दिया। हम जानते हैं कि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी में वेग समय ग्राफ में ए बी के नीचे घिरे क्षेत्र ओ ए बी सी द्वारा प्राप्त की जाती है। लास्ट वर्कशीट में भी हमने सीखा था कि जो भी ग्राफ हमारा होता है वेग और समय का, उसके नीचे की जो वैल्यू होती है उससे हम दूरी निकालना सीखते हैं। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर उसने विस्थापन किया है वह इस क्षेत्रफल के बराबर है, और इस विस्थापन को हमने S से दिखाया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यह क्षेत्रफल एक त्रिभुज के क्षेत्रफल और एक आयत के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आयत OADC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, और इसके फॉर्मूले लगा देंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर OA मल्टीप्लाई OC किया, इससे हमारे पास आयत का क्षेत्रफल आ गया, और AD इंटू BD मल्टीप्लाई विद हाफ, दोनों को हमने ऐड कर दिया। मतलब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर लगा देना है और ग्राफ से हमें इनकी वैल्यू को लिखना है। अब OA हमारा U के बराबर होता है और OC और AD दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब ये समय के बराबर है। BD हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था कि AT के बराबर होता है। सारी वैल्यू लिखने के बाद हमें यहाँ से यह समीकरण प्राप्त होगा, और यह ब्रैकेट खोलने के बाद हमें S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर मिल जाएगा। अब इससे संबंधित प्रश्न है, गति के 3 समीकरण लिखिए। ये तीनों समीकरण हमें इसमें लिखने हैं। गति के पहले समीकरण को वेग समय ग्राफ की मदद से व्युत्पन्न कीजिए। ये पूरा हमें इसमें लिखना है और इसके बारे में ये सब बातें हमें इसमें एक्सप्लेन करनी है। गति के समीकरणों में V, U, S, T, A क्या निरूपित करते हैं? U प्रारंभिक वेग, V अंतिम वेग, A त्वरण, S तय की गई दूरी और T समय, ये दर्शाते हैं।
कोई कार एक समान रूप से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त करती है। उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम दिए गए मान लिख लेते हैं और फॉर्मूला लिखकर हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर त्वरण 1 मीटर पर स्क्वायर टाइम 5 सेकंड, यू की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड, वी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड। अब हमने फॉर्मूले में सभी वैल्यू लिख दी हैं, तो इससे हमारा आंसर आया 37.5 मीटर। आज की वर्कशीट में बच्चों में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।